हेलो गाइस। अपने पिछली पिछली वाली वीडियो में अपन लोगों ने लगभग 9 या 10 टाइप की डिजीज़, रोग वाहक और रोग कारक दोनों के बेसिस पे पढ़ ली थी हम लोगों ने। उनके नाम पढ़ लिए थे और कौन-कौन सी वायरस से होती है, कौन-कौन सी जीवाणुओं से होती है, कौन-कौन सी प्रोटोज़ोआ से होती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन ने पढ़ ली थी, वीआईपी पढ़ लिया था। हम आगे अब डिजीज़ के टाइप पढ़ते हैं कि डिजीज़ अगर हम देखते हैं मेजरली तो कितने टाइप की होती है। तो डिजीज़ देखते हैं ना, तो डिजीज़ होती है मेजरली की बात करें तो हम 2 टाइप की होती है। एक तो होती है जन्मजात रोग, इन्नेट्स डिजीज़ेज़, जैसे जेनेटिक्स होगी कि भई टर्नर सिंड्रोम हो गया या फिर और बहुत सारी चीज़ें होगी कि वो जेनेटिक्स के आपके पेरेंट्स में थी, वो आपकी और उनके पेरेंट्स में थी और वो आपकी जनरेशन में चल रही है। तो जीन में वो उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसलिए आपके उसमें चल रही है। तो वो होती है इन्नेट्स, जेनेटिक डिजीज़ेज़। दूसरी हमारी एक्वायर्ड डिजीज़ेज़ या फिर अर्जित रोग। ये क्या होता है? ये इनको अगर हम इनका क्लासिफ़िकेशन करते हैं तो 2 टाइप से कर सकते हैं। एक है कम्युनिकेबल और एक है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक क्या होते हैं? संक्रामक में एक रोगजनक होता है। एक रोगजनक होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ, कवक, पैथोजन जो आपने पढ़ के आए हैं अभी। जैसे कि अ हम बात करेंगे भई टीबी का पैथोजन कौन है? तो टीबी का पैथोजन क्या है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक टीबी का पैथोजन है जो उस टीबी के रोग को करता है। ठीक है? तो ऐसे कौन से रोग हैं जो संक्रामक हैं, वो इसमें आएँगे, जो रोग कारक के थ्रू होते हैं, रोगजनक के, पैथोजन है, ठीक है? इसका ये इनके लिए कोई माध्यम होगा, ये अपने हिसाब से दूसरे हिसाब से नहीं जा सकते कि भई अपने आप उठ के इस जगह पे आ गए, नहीं। ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाएँगे या फिर वो मीडियम कंटामिनेटेड वाटर और फूड हो सकता है, वो मीडियम आपका मक्खी, मच्छर वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो वो मीडियम के थ्रू जाएँगे, मीडियम में आप टच को ले सकते हो, आपने एक-दूसरे को टच कर दिया, टच से कौन-कौन सी बीमारी छोटी माता, बड़ी माता अपन ने ये पढ़ी थी, ये टच से हो रही थी। दूसरी बात है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यौन संपर्क से हो गई थी, यौन संपर्क से गोनोरिया हो रहा था, सिफिलिस हो रहा था, एड्स हो रहा था, ये सारे किससे हो रहे थे? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे थे आप तब। वाटर और फूड कंटामिनेटेड है, तो आपकी डायरिया हो सकता है, आपकी डिप्थीरिया हैज़ा हो सकता है आपके, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही थी। एयर में फैल गया, तो जैसे कोरोना वायरस हुआ था अपने, तो वो किससे हुआ था? वो एयर से भी हो रहा था, तो वो वाली बात होगी। ब्लड ब्लड में कैसे एड्स में अपन एक रीज़न के उसमें लिखते हैं कि अगर आपने एक इन्फेक्टेड सिरिंज है, उसी सिरिंज को आपने एक सही स्वस्थ व्यक्ति के लगा दिया, तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है उससे, ठीक है? और वेक्टर जैसे कि मच्छर और मक्खी। मच्छर और मक्खी वाहक होते हैं, उस जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, जो पैथोजन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं और वो फिर किसी न किसी माध्यम से या फिर वाटर से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हो, अपने अंदर चला जाता है और फिर अपने को अपनी तबीयत खराब हो जाती है। संक्रामक रोग 3 तरीके से फैल सकता है। एक तो है कि भई वो ह्यूमन से ह्यूमन फैले। मैं अगर मेरे जुकाम हुई है, मैं बीमार हूँ, अगर मेरा रूममेट है, अगर मैं उसके सामने छींकता हूँ या फिर कुछ हो तो कुछ भी करता हूँ मैं, तो वो हवा के थ्रू उसके अंदर चले जाएँगे एंड वो संक्रमित हो जाएगा। तो ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। दूसरा है ह्यूमन टू एनिमल। मनुष्य से जानवरों में रोग फैल जाते हैं, ठीक है? तीसरा है एनिमल से ह्यूमन, एनिमल है उससे ह्यूमन। माना जाता है कि भई ऐसे सोचते हैं कि जो एड्स है वो आपने सेक्सुअल प्रैक्टिस आपने मंकीज़ पे की थी, चिंपैंजीज़ पे की थी, वहाँ से फिर कुछ वायरस बना और वहाँ से फिर आपके वो जो एड्स वगैरह है वो वहाँ से फैलना शुरू किया। तो ऐसा मानते हैं। बट ये है कि जो ह्यूमन से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है ना, उनको हम एक एक साथ ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ बोल देते हैं, क्योंकि वो उनमें एनिमल संबंधित रोग हैं, इसलिए हमको ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ बोल सकते हैं, ठीक है? बोलते हैं। असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सेकंड टाइप जो आता है अपने एक्वायर्ड अर्जित रोग में। फर्स्ट कम्युनिकेबल देख लिया अपन ने संक्रमणीय, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल असंक्रमणीय या फिर असंक्रामक, ठीक है? इसमें क्या एच में पैथोजन होता है, तो इसमें पैथोजन नहीं होता। असंक्रामक है, ये ना छूने से फैलते ऐसे नहीं फैलते, जिसके है उसके पास ही रहते हैं। आप उसके साथ खाना खाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो तो उससे नहीं फैलेंगे। ठीक है? तो इसके लिए पैथोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये इसके अगर हम रीज़न देखें तो क्या है? तो पैथोजन नहीं है तो वाहक भी नहीं है कुछ, तो पैथोजन और वाहक दोनों की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। बट अगर हम रीज़न देखते हैं कि क्यों होती है, जैसे कि पोषण की कमी, तो पोषण की कमी होगी, आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। ठीक है? कैसे? कभी विटामिन की कमी से, अब विटामिन कमी देखते हैं हम तो विटामिन ए, रतौंधी रोग हो जाता है, अगर विटामिन ए की कमी आपकी बहुत होगी तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा, तो कुपोषण का शिकार हो सकते हो, प्रोटीन की कमी आ गई है आपके, ठीक है? दूसरा है आपकी लाइफ़स्टाइल, जीवन शैली। आपकी जीवन शैली इतनी खराब हो रखी है, आप जंक फूड खाते हो, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, पूरे दिन पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, तो आपके ओबेसिटी आ जाएगी। ओबेसिटी क्या है?
ओबेसिटी आ जाएगी, आपके कोरोनरी डिजीज़ेज़ उड़ जाएँगी। ये सारी क्या है? ये सारी है लाइफ़स्टाइल से होने वाली बीमारी, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड। उसके बाद हार्मोनल अबनॉर्मलिटी होगी कि आपके हार्मोन्स चेंज हो गए हैं, आपने चाहे आपकी लाइफ़स्टाइल से वजह से हो सकते हैं या फिर कुछ आपके दूसरे रीज़न्स होते हैं, आपकी हार्मोन अबनॉर्मलिटी होगी, उसकी असमानता से हो सकते हैं। दूसरा है कि भई चौथा है कि डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़, हादसों, अल्ज़ाइमर, जैसे कि आपकी उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, आपके बुढ़ापा जैसे बढ़ता जाता है, जैसे कि कोई कार है, कोई मशीन है, जैसे-जैसे आप उस यूज़ करते जाओगे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके पार्ट्स घिसते चले जाएँगे और जैसे-जैसे कम काम करने लग जाएगी, अनयूज़फुल की तरफ बढ़ने लग जाएगी। ऐसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी फुल थ्रू काम करती रहती है, ऑर्गन्स काम करते रहते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब 70, 80, 90 की उम्र में ऐसे क्रॉस करते हैं, तो बुढ़ापे की उम्र में अल्ज़ाइमर आ जाता है, आपकी याददाश्त थोड़ी कम आ जाती है, पार्किंसंस हो गया, वो भी एक इसी का ही रूप है। पार्किंसंस होता है कि भई आपकी पूरी बॉडी शेक करने लग जाती है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो धीरे-धीरे कोलैप्स करने लग जाता है। तो ये सारे क्या हैं? ये हास्य हो गए। फिर रेडिएशन एक्सपोज़र हो गया, केमिकल एक्सपोज़र हो गया, उससे कैंसर हो गया कि भई आप रेडियो एक्टिव पदार्थ की कॉन्टैक्ट में आ गए आप, तो आपको कैंसर हो सकता है और नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, जो बिना रेडियो एक्टिव पदार्थ के कॉन्टैक्ट में आए भी आपको हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि किसी के अगर कैंसर हो गया है, किसी के अल्ज़ाइमर हो रखा है, किसी का हार्मोन की असामान्यता से कोई और रोग हो रखा है, कोई के डायबिटीज़ मेलिटस हो रखा है, विटामिन, प्रोटीन हो रखा है, तो ये नहीं है कि मैं उसके साथ घूमूँ, फिरूँ, खाना खाऊँ, उसके साथ स्पर्श करूँ तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करूँ तो वो मेरे में आ जाए। नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है? हम लोगों ने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ज़ूनोसिस डिजीज़ेज़। ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़ूनोसिस डिजीज़ेज़, पशुजन्य रोग, जिसमें पशु इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ह्यूमन से पशु के लिए या फिर पशु से ह्यूमन की तरफ आएँ। उन दोनों को अपन ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ बोलते हैं। रोग जो मानव या जानवर के बीच फैलते हैं, या तो जानवर से मानव की ओर हो सकते हैं या मानव से जानवर की ओर हो सकते हैं। रोगों के प्रकार है कि एक तो एंथ्रोपोज़ूनोसिस होता है, और एक है ज़ूएंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस एंथ्रोपोज़ूनोसिस होता है। एक तो एंथ्रोपोज़ूनोसिस होता है, एक होता है ज़ूएंथ्रोपोनोसिस, ठीक है? तो एंथ्रोपोज़ूनोसिस क्या होता है? जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। अगर जानवर से मनुष्यों में फैलती है, तो उसको एंथ्रोपोज़ूनोसिस बोलते हैं। एंथ्रोपोज़ूनोसिस, ठीक है? तो एक बार आप सिंबल मान लो कि जू में जानवर है, तो जू जानवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो एंथ्रोपोज़ूनोसिस जो जानवरों से मनुष्य में होता है, जू से आया है वो, ठीक है? किसमें? जानवरों में। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ज़ूएंथ्रोपोनोसिस, ठीक है? वो क्या है? ऐसी बीमारी जो मनुष्य से जानवरों में गई है। मनुष्य से जानवरों में गई है, वो क्या है? एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है? इसके बाद इसके हम पशुजन्य रोग देखते हैं क्या है? तो बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है? ब्रूसिलोसिस हो गया, बर्ड फ्लू अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? और बर्ड फ्लू में वर्ड नाम आ रहा है तो जानवर पहले से ही वो है कि बर्ड फ्लू हो गया, ब्रूसोलिसिस हो गया, प्लेग हो गया, चूहों से फैलता है, कोविड-19 हो गया, चमगादड़ माना जाता है कि भई चाइना में चमगादड़ के कुछ एप्लीकेशन और कुछ उसपे प्रयोग वगैरह चल रहे थे और वहाँ से फिर वो कोविड-19 वायरस बना, फिर वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया, ऐसा माना जाता है। इबोला वायरस हो गया, डेंगू हो गया, मच्छर से होता है और हेपेटाइटिस ई, एचआईवी, जापान एन्सेफेलाइटिस, निपा वायरस, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेबीज़, कुत्ते के काटने या फिर बंदर के काटने से सॉर्स, उसके बाद स्वाइन फ्लू, टीबी, जीका वायरस, फेसियोलिसिस, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पिरासिस, पश्चिमी नील बुखार, लाइम रोग, मलेरिया, पीला बुखार, एवियन इन्फ्लुएंजा। ये अपने को क्या करना है, ये तो अपने को 2-3 बार एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू पढ़ा हुआ है अपना, प्लेग पढ़ा हुआ है, कोविड 19 पढ़ा हुआ है, डेंगू देखा हुआ है अपना, हेपेटाइटिस ई देखा हुआ है। और बाकी जो कॉमनली डायरिया डिसीज़ेज़ हैं, फूड बॉर्न डिसीज़ेज़ हैं, वो भी देखी हुई हैं, मतलब पढ़ी हुई हैं अपनी। एचआईवी पढ़ा हुआ है अपना, जापान एन्सेफेलाइटिस पढ़ा हुआ है और अपना रेबीज़ पढ़ा हुआ है, सार्स पढ़ा हुआ है, अपना स्वाइन फ्लू पढ़ा हुआ है, टीबी पढ़ा हुआ है, जीका भी अपने पढ़ा था उसमें, मच्छरों से होने वाला। और उसके बाद फेसियोलिसिस अपने लिए नया है, स्क्रब टाइफस नया है, चिकनगुनिया पड़ा हुआ है, एंथ्रेक्स अपन सुनते ही हैं, पशुओं में एंथ्रेक्स हो जाता है। तो एंथ्रेक्स भी लगभग आप मान ही लो, आप इससे फ़ैमिलियर हो। उसके बाद ये अपने लिए लेप्टोस्पिरोसिस
पश्चिमी नील बुखार, लाइम रोग और मलेरिया अपना पड़ा हुआ, पीला बुखार पड़ा हुआ, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो देखा जाए मोटे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 7-8 ऐसे रोग हैं। तो अगर हम मोटा-मोटा देखा जाए तो 6-7 ऐसे-ऐसे रोग हैं जो अपने अपन उससे फ़ैमिलियर नहीं है, ठीक है? तो अपन वहाँ उनको याद कर सकते हैं। बाकी तो अपने पड़े हुए हैं और बस 2-4 बार अपन रीडिंग लगाएँगे इसकी तो अपन उससे फ़ैमिलियर हो जाएँगे कि हाँ यार ये अपने ज़ूनोटिक डिसीज़ में आता है, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल मतलब उनमें अगर पूछते हैं ना क्वेश्चन तो ऐसे ही होता है कि भाई इनमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन-सा है, कम्युनिकेबल कौन-सा है, ज़ूनोटिक डिसीज़ कौन-सा है, तो अपने को ऐसे मैच करना होगा, ठीक है? ये हो गया अपना। और फ्लूरोसिस अपन राजस्थान से तो अपने को सबको पता है फ्लूरोसिस है, फ्लूरोसिस प्रोग्राम भी चल रहा है 30 अपने राजस्थान में जो पिछले अभी नहीं जो पिछले 33 जिले थे उसमें से 30 जिले फ्लूरोसिस से पीड़ित थे। हमारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे फ्लोरोसिस हो जाता है और अपनी कुवट और माँ की पट्टी तो है ही है अजमेर और नागौर वाली पूरी। जब पीने के पानी में फ्लोराइड का स्तर है, वो 1.5 मिलीग्राम अब यही पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ा याद रखना है कि भई एग्ज़ैक्ट वैल्यू दे दी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है? जाए तो दाँत, हड्डियाँ खराब होने लग जाती है, धीरे-धीरे डिके होने लग जाता है उनका। इसे फ्लोरोसिस बोलते हैं अपन, ठीक है? दाँतों में अपन के पीलापन आने लग जाता है और हड्डियाँ क थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती है, तो ये इसके लक्षण है। पानी में अत्यधिक फ्लोराइड को अलग-अलग करने के लिए हमने नालकोंडा तकनीक अपनाते हैं। कौन-सा? नालकोंडा तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक में फ्लोराइड युक्त पानी में ब्लीचिंग पाउडर, लाइम और एल्युमिनियम लवण डाले जाते हैं। तो नालकोंडा तकनीक क्या आती है जिसमें कि हम फ्लोराइड को अलग करते हैं उसमें क्या है? एक तो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, लाइम डालते हैं और अपना एल्युमिनियम का जो भी है सॉल्ट लवण बनाते हैं और वो डालते हैं। तो एल्युमिनियम का सॉल्ट बनाते हैं, उसके बाद अपन का लाइम और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। लाइम हो गया मतलब अपना चूना। चूना डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और उसके बाद इसमें एल्यूमीनियम की सॉल्ट डालते हैं और उससे अपन ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है?